नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। आज है 18 दिसंबर और जो टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चलो पहला जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। इंडियाज़ ट्रेड रिलेशन विद चाइना। चाइना के इंडिया के साथ क्या क्या ट्रेड रिलेशन है, कितने का हम व्यापार उनके साथ करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अभी ये न्यूज़ में इतना क्यों है, क्योंकि देखो अभी रिसेंटली जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग वैली एरिया है, वहाँ पे जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं, ठीक है, चाइनीज़ पीएलए जो आर्मी है, उन्होंने एंटर करने की कोशिश की थी हमारी बाउंड्री के अंदर। तो वहाँ पे जो हमारे सोल्जर्स थे, आर्मी वाले थे, उन्होंने अच्छे से कूट पीट के उनको वापस भेज दिया। तो उसकी वजह से जो लोगों की डिमांड है ना, वो काफ़ी बढ़ती जा रही कि हमको चाइना के साथ जो अपने ट्रेडिंग रिलेशन है उनको कम कर देना चाहिए। मतलब इनके साथ जो ट्रेड हम करते आ रहे हैं उसको कम कर देना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि देखो ऐसा पहले भी हुआ था 2020 के अंदर, गलवान वैली के अंदर भी काफ़ी सीन हुआ था। तो वहाँ पे भी ऐसी झड़प हुई थी। लेकिन क्या है ना, उसके बाद भी जो हमारा चाइना के साथ जितना भी ट्रेड हुआ है वो काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है, साल भर साल वो काफ़ी इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ट्रेड रिलेशन की बात करें तो इंडिया का काफ़ी सबसे दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर रहा है चाइना, ट्रेडिंग की बात करें तो, ठीक है। सबसे पहले कौन है? यूएस। यूएस के साथ में हम सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, उसके बाद में आता है चाइना का नंबर। 2021-22 की बात करें तो इंडो चाइना जो बायलैटरल ट्रेड रहा है वो 115.83 बिलियन का रहा है ना, जो कि 11.2% है टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड। मतलब जो मर्चेंडाइज का जो हम ट्रेड करते हैं एक पॉइंट मतलब 1035 बिलियन का। और इंडो यूएस की बात करें तो वहाँ पे भी जो ट्रेड टोटल रहता है वो 11.5% रहता है। चाइना एज ए ट्रेडिंग पार्टनर हमारे साथ 10वें पोजीशन पे था करीबन 20 साल पहले, ठीक है। उससे ये उठ उठ के कहाँ पे आ गया, अब आज के दिन देखा जाए तो दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है। यूएस और चाइना के बाद जो और 8 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, उनके अंदर फिर आती यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं डिफरेंसेस। चाइना और यूएस के साथ जितना भी ट्रेड करते हैं उसके अंदर कितना अंतर है ना। तो यूएस और चाइना के साथ जो ट्रेड करते हैं, देखो जो जितना भी हम यूएस के साथ ट्रेड करते हैं ना, उसमें हमारा फ़ायदा कितना रहता है, करीबन 32.85 बिलियन का हमारा फ़ायदा हुआ था 2021-22 के अंदर। मतलब जितनी चीज़ें हमने यूएस से मंगवाई है ना, उससे ज़्यादा हमने बेची है। तो वो लास्ट में जो प्रॉफिट है ना वो हमारा निकल के आता है। लेकिन जबकि चाइना के साथ जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम घाटे में गए, कितना, करीबन 73.31 बिलियन डॉलर का हमको नुकसान हुआ है। India, while the India's import from China have increased from USD 2 billion to 94.57 billion in the same period. India's export to China have increased from about 1 billion to 21। मतलब क्या है ना, देखो 2021 से 20 तक की बात करें, 20-21 तक की बात करें तो 2 बिलियन से उठ के 94 बिलियन तक हमारा व्यापार हुआ है चाइना के साथ। मतलब वहाँ से इतने डॉलर्स की हमने चीज़ें मंगवाई और भेजी कितने, एक से करीबन 21 बिलियन तक की। तो फिर भी हम नुकसान में ही रहे इनके साथ में। लेकिन क्या है ना, इनसे जो चीज़ें मंगवाते हैं उनके बिना हमारा काम भी नहीं चलता, तो मजबूरी है मंगवानी। मेजर इंपोर्ट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, वो हम वहाँ से मंगवाते हैं, चाइना से मंगवाते हैं। टेलीविज़न इमेजिंग, साउंड रिकॉर्डर्स, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है ना, मोस्टली हमारे पास कहाँ से आते हैं, चाइना से आते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, बॉयलर्स हो गया, मशीनरी होगी, मैकेनिकल अप्लायंसेस हो गए, ये सब हमारे पास चाइना से आते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल हो गया, प्लास्टिक और प्लास्टिक के आर्टिकल्स, फर्टिलाइजर्स तक की वहाँ से हमारे इंडिया के अंदर इंपोर्ट किए जाते हैं। द मोस्ट वैल्यू चाइनीज़ इंपोर्ट, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करी जाने वाली चीज़ कौन सी है? सबसे पहला तो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह सबसे ज़्यादा करते हैं। फिर मोनोलिथिक जो सर्किट होती हैं, ठीक है, चिप्स होती है, उनको हम वहाँ से मंगवाते हैं। लिथियम आयन बैटरीज़ मंगवाते हैं, सोलर सेल्स मंगवाते हैं, यूरिया मंगवाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इंडिया के अंदर मंगवाते हैं। और बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट क्या करते हैं हम? ओर्स हो गया, स्लैग हो गया, एसिड्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया, मिनरल फ्यूल्स हो गए, ठीक है, प्रोडक्ट्स हो गए जो आफ्टर डिस्टिलेशन हम वहाँ पे भेज देते हैं। आयरन और स्टील, एल्युमिनियम आर्टिकल्स, कॉटन वहाँ पे भेजा जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर हम बात करें, ठीक है, कि इंडिया के साथ जो चाइना के जो रिलेशन ख़राब होते हैं, जब भी ख़राब होते हैं, तो उस टाइम पे इंडिया के द्वारा क्या-क्या स्टेप उठाए गए हैं। इन पास्ट के अंदर की बात करें तो हमने काफ़ी ऐसी चाइनीज़ ऐप्स थी, जो हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी खतरा हो सकती थी, तो हमने उनको बैन किया। ऊपर से जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, 5G ट्रायल्स के लिए,
उनको भी खारिज कर दिया, बिल्कुल बैन कर दिया। और उसके बाद बात करें कि भाई जो चाइनीज़ पावर इक्विपमेंट्स थे उनके इंपोर्ट पे भी हमने बैन कर दिया, और काफ़ी ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखा गया कि जिससे हमारे को ज़्यादा नुकसान ना हो सके। फिर हमने 12 ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया कि जिसकी वजह से जो जिसमें हम सबसे ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट करते थे चीज़ों को, ठीक है। और हमने कोशिश की कि उनको हमारे देश के अंदर ही बनाया जाए। लाइक जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर और एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल्स, ये सब की जो इंडस्ट्रीज़ थी ना, उनको इंडिया में ही बनाने का कोशिश किया गया अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। नेक्स्ट जो है स्टेटस ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। तो इसमें देखते हैं क्या है। जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, इन्होंने क्या है ना, गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया है कि हमने करीबन 39,000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है, जिसमें से 25% जो हिस्सा है इसका वो स्टार्ट हो चुका है। अभी देखते हैं कि कौन कौन से हैं, कौन सी स्कीम के अंदर इनको लागू किया गया है। तो पहला तो है स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। अब देखते हैं व्हाट इज़ द स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। द स्कीम वाज रोल्ड आउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन 2014। 2014 में ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको रोल आउट किया गया, इस स्कीम को लागू किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस स्कीम के अंदर क्या था कि 25 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को हम लागू करेंगे, है ना, जिनकी पावर कितनी होगी 20,000 मेगावाट, वो सोलर पावर हमको निकाल के देंगे, मतलब 20,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन करके देंगे 5 साल के पीरियड के अंदर, जो कि स्टार्ट होता था 2014-15 से। लेकिन फिर इसी कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया 40,000 मेगावाट, और इनको कहा गया कि आप 2021-22 तक हमको ये सेटअप करके दो। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो कौन सी एजेंसी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो है सोलर पावर पार्क डेवलपर, मतलब SPPD। इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो भी मिलके इसके अंदर वेरियस लोकेशंस के अंदर कंट्री की, वहाँ पे इन पार्क्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं इसके लिए। और यहाँ पे क्या ना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो भी साथ में मिलके कोलैबोरेट करके इसको डेवलप कर रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इस सोलर प्रोजेक्ट को कमीशन करने में। तो पहला तो यही है कि जो लैंड का एक्विजिशन है, वो काफ़ी मुश्किल हो पा रहा है। ठीक है, लोगों के पास ज़मीनें हैं, तो सरकार के पास अगर जहाँ पे उनको सूटेबल लैंड लगती है, तो किसान नहीं चाहता कि उसकी ज़मीन गवर्नमेंट एक्वायर कर पाए, तो वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जा रही है। और ऊपर से कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर उनको काट दिया गया तो। इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही है। दूसरा इन्वायरमेंटल इश्यूज़, कि भाई आपने देखा था, और साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो बंद हो गई थी कोविड-19 की वजह से। अब बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है राजस्थान में। मतलब ये वहाँ पे करीबन 200 नंबर में ही रह गए, 200 की संख्या में ही रह गए हैं ये वाले पक्षी। तो क्या सीन था ना, वहाँ पे जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए, तो उनकी जितनी भी लाइनें थी ऊँचे-ऊँचे खंभों से उठ के जा रही थी, ठीक है? और जितने भी ये बर्ड्स थे जैसे ही उड़ते, तो इन लाइनों में आके फँस जाते थे, जिससे वहाँ पे उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो गई थी। उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 के अंदर फैसला दिया सारी कंपनीज़ को कि आपकी जितनी भी केबल्स हैं ना जो ऊपर से जा रही हैं, इनको क्या करो, अंडरग्राउंड कर दो, है ना? अंडरग्राउंड कर दोगे तो ये जितने भी पक्षी हैं उसमें उलझेंगे नहीं और इनकी डेथ भी नहीं होगी। लेकिन कंपनीज़ का यहाँ पे क्या कहना है कि अगर हमने ऐसा किया, ये वाला स्टेप उठाया, तो उससे है ना जो कॉस्ट है ना सोलर पावर की, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। फिलहाल बात करते हैं कि व्हाट इज़ द ओवरऑल स्टेटस ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। एज ऑफ अक्टूबर 2022 तक की बात करें तो 61 गीगावाट ऑफ सोलर पावर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सो फार अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट इन पार्लियामेंट। कि भाई पार्लियामेंट के द्वारा जो नंबर प्रेजेंट किए गए हैं उनके अनुसार हमने करीबन 61 गीगावाट का जो सोलर पावर है ना अब तक का इंस्टॉल कर लिया है। इंडिया हैज़ सेट एन एम्बिशियस टारगेट टू अचीव द कैपेसिटी ऑफ 175 गीगावाट। कि भाई हम 2022 के अंत तक आते आते 175 गीगावाट की जो टारगेट है हमारा, उसको अचीव कर लेंगे, और बाद में उसको एक्सपेंड करेंगे 500 गीगावाट 2030 तक, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सपेंशन होगा रिन्यूएबल एनर्जी का।
इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इन एशिया फॉर न्यू सोलर पीवी कैपेसिटी। तो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसके अंदर एशिया के अंदर भारत सेकंड सबसे बड़ा मार्केट है, और ग्लोबली बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। ठीक है। और जो फिलहाल जो हमने इंस्टॉल की है करीबन 60.4 गीगावाट, वो उससे क्या है ना, हम जर्मनी को ओवरटेक कर गए अभी फर्स्ट टाइम पे। एज ऑफ जून 2022 गुजरात एंड राजस्थान आर द टॉप स्टेट्स, जहाँ पे देखो गुजरात ने कितना एरिया के अंदर अपना लगा रखा है, मतलब कितनी बिजली उत्पादन करता है वो सोलर से, करीबन 53%, और गुजरात करता है 14%, और उसके बाद महाराष्ट्र करता है 9%। गवर्नमेंट के द्वारा द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, पहला तो सोलर पावर स्कीम। ठीक है, सोलर पार्क स्कीम। इसमें द सोलर पार्क स्कीम प्लान्स टू बिल्ड अ नंबर ऑफ सोलर पार्क्स ईच विद कैपेसिटी ऑफ नियरली 500 मेगावाट अक्रॉस सेवरल स्टेट्स। कि भाई जितनी भी स्टेट्स है ना, वहाँ पे सोलर पार्क बनाए जाएंगे, जिनमें हर एक पार्क की कितनी कैपेसिटी होगी धूप से बिजली का उत्पादन करने की, करीबन 500 मेगावाट। फिर है रूफटॉप सोलर स्कीम। यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो घरों की छतें होती हैं, है ना, वहाँ पे सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना। फिर बात करते हैं अटल ज्योति योजना। इसमें क्या है, स्ट्रीट लाइट्स जो सोलर से ऑपरेट होती हो उनको लगाया जाएगा। फिर नेशनल सोलर मिशन, ये भी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलके एड्रेस किया गया था। फिर बात करते हैं सृष्टि स्कीम। सृष्टि स्कीम के अंदर भी सोलर रूफ टॉप के ऊपर लगाए जाएंगे, पैनल्स वगैरह लगाए जाएंगे। फिर ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर आपको पता होगा, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है कि भाई इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव के अंदर। और ये किसके द्वारा जॉइंटली एफर्ट्स थे इसको लागू करने में, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। ठीक है ना। तो इसके अंदर कितनी कंट्रीज़ ने इसको साइन किया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, एक बार को आप गूगल कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइपोर उरू। रिसेंटली द डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल ऑफ कोजियाकोड है, इन्होंने अप्लाई किया कि GI टैग मिलना चाहिए इनकी जो फेमस बाइपोरे उरू बोट है उसको। ठीक है ना। बाइपोरे उरू बोट कौन सी होती है, ये होती है लकड़ी की बनी हुई, और इनको पूरा ट्रेडिशनल वे से बनाया जाता है। मतलब जो इनके अंदर जितनी भी लकड़ी यूज़ होती है वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की होती है। और एक एक ऐसी बोट को तैयार करने में करीबन 1 से 4 साल का वक्त लगता है, 1 to 4 years। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसको बनाने में पूरा का पूरा ट्रेडिशनल वे से इसको बनाया जाता है, कोई भी मॉडर्न मशीन या कोई टेक्निक यूज़ नहीं की जाती। अब बात करते हैं कि भाई इसको बनाने वाली जो क्या कहते हैं कम्युनिटीज़ कौन सी है। तो इसको दो कम्युनिटीज़ मिलके बनाती हैं, मतलब दो कम्युनिटीज़ के कुछ पीपल्स हैं जो इसको बनाना जानते हैं, ओडाइसी और खालासीस। तो ओडासिस क्या है ना, इनका काम है कि टेक्निकल्स मैटर को देखना शिप बिल्डिंग में। जो इनकी फैमिली का जो नाम है ओडम, वो कहाँ से आया है, ए टाइप ऑफ स्मॉल शिप्स प्रीवियसली जो कि पहले यूज़ की जाती थी इंटरेक्शन या ट्रेड के अंदर बिटवीन मालाबार कोस्ट और लक्षद्वीप में। और बात करते हैं खालासीज की। तो खालासीज क्या है, मपीला खालासीज आर द मेजोरिटी ऑफ देम आर मपीला मुस्लिम्स। जो मापीला मुस्लिम्स की जो कम्युनिटी है वहीं से ये मोस्टली निकल के आते हैं। दे आर वर्ल्ड फेमस फॉर देयर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज इन लॉन्चिंग द कंप्लीट उरस इनटू वाटर बाय यूजिंग ओनली ट्रेडिशनल मेथड्स। कि भाई जो ट्रेडिशनल मेथड हैं, जो पुराने जो रीति रिवाज कह सकते हो या फिर जो पुराने तौर तरीके हैं, ठीक है ना, उन्हीं तौर तरीक़ों से ये पूरी ऐसी शिप को बना देते हैं और पानी में उतार भी देते हैं। तो इसके अंदर किसी भी मॉडर्न टेक्निक का यूज़ नहीं करते। और ये जो पूरे तौर तरीके हैं ना, कब से बनाई जा रही हैं हाथों से, करीबन 2000 साल से अभी तक ये बनाई जा रही है। जितने भी अरब ट्रेडर्स थे, इसके अंदर ये जो खालिसेज हैं, इनके ऊपर काफ़ी भरोसा करते थे शिप बिल्डिंग में। जो नेक्स्ट टॉपिक है त्रम जात्रा इवेंट। तो कोलकाता अभी विटनेस कर रहा है, मतलब सेलिब्रेट करेगा, 150 साल पूरे हो गए जो ये इस तरह की जो ट्रेन्स है ना, जो सिटी के अंदर चलती हैं, ये छोटी छोटी पटरियाँ यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। तो ट्रेन इनके करीबन 150 साल पूरे हो रहे हैं कोलकाता के अंदर। और ऊपर से ये नॉन पोल्यूटिंग है, मतलब बिजली से ये पूरी चलती है, तो इस वजह से किसी भी तरह का पोल्यूशन भी नहीं फैलाती। तो स्टार्टिंग के टाइम पे करीबन करीबन 24 रूट्स ऐसे थे जिनके ऊपर ये चलती थी, और फिलहाल के लिए करीब केवल और केवल 2 ही रूट्स ऐसे बच गए जहाँ पे ये ऑपरेट होती है। ठीक है? केवल जस्ट 2। और 2023 के अंदर गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, कि इनको प्रिज़र्व किया जाए और इनका नंबर को इंक्रीज़ भी किया जाए। फिलहाल 2022 का जो थीम है,
हेरिटेज, क्लीन एयर एंड ग्रीन मोबिलिटी रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि लोगों को एजुकेट करना, पार्टिकुलरली जो यंगर जनरेशन उनको, कि अबाउट द क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और ऊपर से जो कोलकाता की जो ट्रेम ट्रेम लेगेसी है इसको कैसे बचा के रख सकते हैं। तो पूरा का पूरा इसके अंदर बताया गया है। तो ये थी आज की क्लास। बताइएगा कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अगर कोई सुझाव सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकते हैं। ऊपर से इस क्लास की जो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।